बढ़ते हैं अंकुश। सर नमस्कार। नमस्कार अंकुश। ये 1962 की जो लड़ाई थी, इसके बैकग्राउंड के बारे में आपने थोड़ा-सा हिंट दिया है। तो सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर इसके बारे में थोड़ा-सा आप अगर डिटेल में बता पाएँ, क्या टेक्निकलिटीज़ थी इसकी? और सर ये अचानक से तो हुआ नहीं होगा और हमारी सीमाएँ तो शायद तिब्बत से जुड़ी हुई थीं और तिब्बत में भी भारतीय सेना ही हुआ करती थी। ये सब कब बदल गया और ये सब अचानक से ऐसा कब हो गया कि हमारी सीनाएँ चीन के साथ लगने लगी? देखिए जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया, सिंकियांग 1949 के अंदर जैसे ही उन्होंने जीत हासिल की कुमिनतांग के ऊपर, वो तब उसको उन्होंने विस्तारवादी नीति के अंदर ले लिया और उसके बाद उन्होंने तिब्बत के अंदर छेड़खानी शुरू की। 50 से तिब्बत के अंदर कुछ ना कुछ उनकी हरकतें शुरू हो गई। कहीं पर वो जाकर बैठ गए, बोले कि ये हमारा हिस्सा है। 54 के अंदर पंचशील ट्रीटी साइन हुई और उसके नीचे उन्होंने तिब्बत के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया। हमने हमारा मिशन हुआ करता था लासा में, हमने उस मिशन को भी वापस बुला लिया, कुछ वहां पे नहीं रखा, जिसके कारण तिब्बत बिल्कुल अकेला हो गया और वहां पर चीन ने अपनी दमनकारी नीतियों से सबको दबाना शुरू कर दिया। आपको शायद मालूम ना हो, जिस प्रकार तिब्बत के अंदर दमन चक्र चला है, बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते हैं। अगर आप लहासा में जाएं तो पोताला पैलेस के आगे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और उसके ऊपर एक मेमोरियल बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है, तिब्बत का शांति प्रिय इंटीग्रेशन चीन के साथ। कोई शांति प्रिय नहीं था। बहुत तिब्बती मारे गए, बहुत उनके धर्म रक्षक मारे गए, उनके धर्म गुरु मारे गए और तिब्बत को उन्होंने बांटकर उन्होंने कहा कि हर चीन का एक-एक जो प्रोविंस था उसको जिम्मेवारी दी। यहां पर तुम आदमी भेजोगे, वो वहां पर काम करेंगे, तिब्बतों को अपना नौकर बनाएंगे, उनके मां बहनों के साथ छेड़खानी करेंगे और तोड़ फोड़ कर उसको बिल्कुल चीन की संस्कृति में मिलाने का काम करें। ये बड़ा भारी दमन चक्र था। इसके साथ साथ चीन ने क्या किया, अब सीमाएं लग गई भारत के साथ, तो उन्होंने जो भारत तिब्बत सीमा थी उसके ऊपर सवाल उठाने शुरू किए। हम लोगों को पता नहीं चला कि कब उन्होंने अक्साई चीन के बीच में से रास्ता बना लिया। G120 के नाम से जो रोड बनी, वो सिंकियांग और तिब्बत को जोड़ती है। इसके और पूर्व में नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर जो है तकला मकान रेगिस्तान है जिसके अंदर से बनाना मुश्किल था। तो इस पठारी इलाके पर जहां पर अगर आप डोजर चला दें तो सड़क बन जाती है, क्योंकि पूरी जमीन जो बिल्कुल जमी हुई है उसको कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं, उन्होंने रोड बना दी। हमको पता नहीं चला। जब हमको पता चला तब तक उनकी सेनाएं उसके अंदर आ गई थी। उसके बाद बातचीत शुरू हुई और हर बातचीत के अंदर उनका रवैया ये था, देखिए ये तो हमारा इलाका तो काराकोरम से लेकर काराकोरम पहाड़ी जो श्रृंखला है उसके साथ साथ हमारा पूरा इलाका है, क्योंकि एक तरफ काराकोरम दर्रा है तो इसका मतलब पूरा का पूरी पर्वतमाला हमारी है। इसी तरीके से उन्होंने, उस समय अरुणाचल को नेफा बोला जाता था, उन्होंने वहां पर भी कहा कि ये मैकमोहन लाइन जो है इसको हम नहीं मानते। अच्छा, हमारे ही कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने चीन के समर्थन में बातें शुरू कर दी। अभी तक लोग बात कहते हैं कि जी वो मैकमोहन लाइन जो है, क्योंकि उस पर चीनियों ने साइन नहीं किए इसलिए इसकी कोई मान्यता नहीं है। आप बहुत किताबें देखेंगे जिसके अंदर ये लिखा गया और चीन ने इसका पूरा फायदा उठाया। जब शिमला के अंदर मैकमोहन लाइन की ऊपर हस्ताक्षर हुए, वो हस्ताक्षर
तिब्बत और भारत के बीच में थे। चीन का उसमें कोई काम नहीं था। जो वहां दूत आया था, वो चीनी दूत आउटर और इनर तिब्बत के बारे में बात करने आया था, मैकमोहन लाइन के बारे में बात करने नहीं आया था। अभी पुराने रिकॉर्ड अगर उठा के देखे जाए उसमें स्पष्ट है। लेकिन हमारे लोगों ने एक मिथ्यावाद शुरू कर दिया। अपने ही लोगों को हम बुरा कहने लगे कि नहीं जी, हमारे लोग गलती कर रहे हैं, हमारे लोग हमें मैकमोहन लाइन से हमारा कोई मतलब नहीं है, चीन का ही इलाका होगा। भाई चीन तो था ही नहीं, हम लोगों का तो सीमा जो तिब्बत के साथ थी। भारत तिब्बत सीमा के अंदर कभी कोई विवाद ही नहीं था। तो ऐसे समय में जब कोई विवाद नहीं था तो उसके अंदर एक विवाद पैदा किया गया, क्लेम लाइन बनाई गई, और क्लेम लाइन के बाद देखिए उनकी होशियारी देखिए। चौवनलाई आए 1959 के अंदर, उन्होंने एक आपके लैपटॉप से भी छोटा, आपके लैपटॉप का आधा साइज का एक नक्शा दिया नेहरू जी को कि देखिए ये हमारी क्लेम लाइन है, हम इसी के ऊपर चलेंगे। उसको अगर आप जमीन पे उतारना चाहते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर है वो लाइन। तो उन्होंने पूरे टाइम बहुत तरीके के साथ हमको वो बहकाते रहे, बीच बीच में शांति प्रिय बात करते रहे, लेकिन पूरे समय अपनी सेनाओं को तैयार करते रहे। उनके गुप्तचर हमारे इलाके की खबर लेते रहे, और हम सिर्फ इसमें, क्योंकि हमारे पास हमारी सेनाओं की नफरी भी उन दिनों में कम थी। आपको सुनकर अचरज होगा कि 61 के अंदर हमारे पास पूरे लद्दाख इलाके में एक इन्फेंट्री बटालियन होती थी 800 आदमी की, और पूरे नेफा में जो आज पूरा अरुणाचल है उसमें सेना नहीं थी। ना किसी ने उसके बारे में सोचा। तो धीरे धीरे चीन ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा जहां पर कोई नहीं है वहां पे जाकर बैठ जाओ, अगर कोई आता है उसको मारो। इसमें हमारे आसाम राइफल के लोग मारे गए, कुछ और पुलिस के लोग मारे गए, और ये करते करते हम धीरे धीरे जब 1962 पर आए, जब एक फैसला लिया गया कि देखिए अब हम इनको रोकेंगे, तब देर तो बहुत हो चुकी थी। रोकने की कोशिश की गई, रोकने के लिए लोगों को आगे भेजा गया, लेकिन तैयारी नहीं थी। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। जिस इन्फेंट्री बटालियन के अंदर मैं कमीशन हुआ, दो राजपूत, दो राजपूत जो है वो 3 साल वालोंग के अंदर थी, अरुणाचल प्रदेश में, उस टाइम नेफा बोलते थे। 3 साल उन्होंने अपने डिफेंसेस बनाए, बहुत बढ़िया डिफेंसेस में रहे, और इतने बढ़िया डिफेंसेस बनाए कि उनके वहां से जाने के बाद 6 कुमाऊं वहां पर आई, और 6 कुमाऊं जब चीनियों ने हमला किया तो चीनियों को मुंह तोड़ उन्होंने उन डिफेंसेस से जवाब दिया। डिफेंसेस इतने अच्छे बने हुए थे। लेकिन दो राजपूत वहां से चली, और उसके बाद मथुरा के लिए, क्योंकि उनको लॉरेट ब्रिगेड के अंदर का हिस्सा बनना था, लेकिन जब वो मीसामारी पहुंचे तो उनको बोला गया आप यहां से सीधे ऊपर तवांग के पास चले जाइए। सर्दियों के कपड़े नहीं थे, हथियार द्वितीय विश्व युद्ध वाले थे, सब कुछ अपने ऊपर लाद कर ले जाना था। ज्यादा से ज्यादा 50-100 राउंड हर आदमी के पास होंगे, उससे ज्यादा थे नहीं। जो मोटर हैं उनके गोले, क्योंकि आदमियों ने उठा के ले जाने थे सब कुछ, वो भी बहुत कम थे। यानी कि ऐसी हालत के अंदर उनको आगे डिप्लॉय किया गया, जिस हालत के अंदर कोई सैनिक नहीं होना चाहेगा। तो अगर हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो बैकग्राउंड बहुत स्पष्ट है। हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि कब तिब्बत की सीमा खत्म हो गई और हमारे साथ चीन की सीमा लग गई, और हम उसी में लगे रहे कि नहीं, चीन चीन सही बोल रहा होगा, चीन चीन ठीक है। वो एक और चीन को ये समझ में आ गया था कि हम
हर चीज को एक वकील की तरह देखते हैं। हाँ जी, इसमें कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए और हम उसी चीज में फंसे रहे, लेकिन चीन अपनी बात पर अड़ा रहा, पूरी तैयारी की और उसके बाद उसने 1962 में हमला किया।